कि उन्होंने ये पहला भाषण है जी, तो मुझे मतलब भाषण सुनते हुए 15 अगस्त के कई दशक हो गए, कम से कम मिड 80s से तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं हर एक कोई। अब मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि किसी राष्ट्रपति ने चुनाव के पहले के भाषण में, मोदी जी ने भी 2018 में ऐसा नहीं क्लेम किया था कि अगली बार मैं आ रहा हूं वापस। चुनाव अभी भी 1 साल दूर है और अगला 15 अगस्त का भाषण लाल किले से मैं ही दूंगा, ये ऐलान करने वाला जो है एक तरह से अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश है। आमतौर पर माना जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग में जो ज्यादा अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, उनके अंदर डीप कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पनप रहा है। मैं ये बहुत दावे के साथ, मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि पिछले 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और एक एंजाइटी नजर आ रही है। वो मूलतः इसलिए आ रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस अभी तक ना किया हो, भले ही ना किया हो, कई सारी चीजें अभी भी पेंडिंग है। हमको पता है कि जो जो टॉप जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, इनके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, हुए हैं पास्ट में। इन सब लोगों के आइडियोलॉजी के लेवल पर, प्रोग्राम के लेवल पर कई सारे मतभेद हैं, लेकिन एक मुद्दे पर हर एक कोई कमिटेड है कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह से 1-on-1 कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के विरुद्ध को किस तरह से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हर एक कोई मैक्सिमाइज कर रहा है, शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम 543 में से 522 में करेंगे या 400 में करेंगे या 450 में करेंगे या 350 में करेंगे। टारगेट कोई नहीं रख रहा है, मतलब टारगेट तो 543 हो सकता है उस मामले में। लेकिन ये जो चीज है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1-on-1 कॉन्टेस्ट हो गया तो ना लीडर का इशू मुद्दा सामने आएगा, ना आइडियोलॉजी का इशू आएगा सामने, ना प्रोग्राम का मुद्दा सामने आएगा। सिर्फ राजनीति में जो हम लोग शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बोलचाल के एनालिसिस में, गणित काम आएगा, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना बोटैनी, सिर्फ गणित काम आएगा। क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में हर चुनाव में, किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 50% के ऊपर मत आए ही नहीं। 50% के ऊपर मत आते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन उससे पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी मिलने में कामयाबी नहीं होती है। ये समस्या सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जितना कॉन्फिडेंट वो जनवरी में लग रहे थे, लेकिन 24 जनवरी के बाद से, 24 या 25 जनवरी के बाद से, जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आई, वो एक तरह से वाटरशेड डे है, जब नैरेटिव जो है एक तरफ से दूसरी पटरी पर चढ़ जाती है। कहां तक जाएगी वो आगे देखना है। यानी आपको लगता है कि विपक्ष की जो तैयारियां पिछले दिनों शुरू हुई है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, आपने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, और आपने ये भी कहा कि जब कोई आदमी सुपर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करता है तो बहुत अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई पड़ती है। तो क्या ये सिर्फ विपक्षी एकता की वजह से दिखाई पड़ रही है, या एक सोच ये भी हो सकती है कि भाई 10 साल हम सरकार में रहे हैं, बहुत सारे हमने वायदे किए हैं और उन वायदों पर हम खरे शायद नहीं उतर पाए हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का सवाल है, ये भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वे कर रहा है। देखिए, इश्यूज को तब दबाया जाता है जब कहीं भी किसी भी दिशा से आप ये बोल सकते हैं कि साहब, मतलब मैं अकेला देखिए इन पर भारी। मोदी जी का यही नारा होता था, पार्लियामेंट पे खड़े होकर सबको ऐसे करके इशारा करते थे, मैं अकेला सब पर भारी। अब की बार जो है कि उनके 26 आए तो हमारे 38 आए, तो एक अकेला नहीं है, एक अकेला ने अपनी रीइंफोर्समेंट कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि उनको जरूरत है। मोदी जी को, जब मैं उनके ऊपर जब जीवनी लिख रहा था, तो एक इंटरव्यू के दौरान बात हुई थी कि तब भी यही स्थिति थी कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स सब चले गए थे, इधर उधर भटक गए थे 2004 के हार के बाद। 2012 की बात बता रहा हूँ, करीब अप्रैल मई महीने में ये बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि साहब, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि क्या आपके अलाइज वापस आ जाएंगे?
तो मोदी जी ने कहा कि देखिए अलायंस पार्टनर जो पार्टी अलायंसेस होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है विनेबिलिटी के ऊपर। अगर उनको लगेगा कि हमारे साथ जुड़ने से उनकी विनेबिलिटी बढ़ेगी तो वो हमारे साथ आएंगे, अगर उनको लगेगा कि हमारे साथ आने से उनका नुकसान होगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे। इस बार पहल किसने की है? इस बार पहल बीजेपी ने की है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 38 पार्टीज हैं जिनमें से ज्यादा मेजॉरिटी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी सीट पर पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन क्या बीजेपी इनके पास इसलिए गई है कि बीजेपी को लगता है कि उनके साथ जुड़ने से एक बहुत लिमिटेड ही पॉकेट में से ही उस पार्टी की बीजेपी की विनेबिलिटी बढ़ जाएगी? मेरे को तो यही लगता है, यही आर्गुमेंट है। तो ये विनेबिलिटी उसके साथ जुड़ने से मेरी बढ़ेगी कि तो जरूरत तब होती है ना जब आपकी विनेबिलिटी नहीं दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है जब वो 2019 के आंकड़े का जो 3003 कहां से आए, 18 बंगाल से आए, इतने बिहार से आए, इतने महाराष्ट्र से आए, इतने राजस्थान से आए, इतने मध्य प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से इतने आए, क्या वो सारे वापस आएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट से आएंगे वापस? पूरा एक तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया था 2014 के बाद। पिछले 100 दिनों में मणिपुर में जो कुछ हुआ है, मणिपुर के एक एमपी जो बीजेपी के नहीं है उन्होंने बकायदा मीडिया में बयान दिया है कि मेरे को बोला गया था कि आप मत बोलिएगा। मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ जो बीजेपी के बहुत पुराने एलाइज में से है उस इलाके में, उन्होंने बकायदा नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में वोट दिया था। वॉइस वोट हुआ लेकिन उसके सपोर्ट में वो लोग खड़े हुए थे। आप अलग अलग अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के पार्टी से बात करेंगे, सब यही कहेंगे कि वी डू नॉट एग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मणिपुर। एग्जैक्टली यही बोलते हैं। तो क्या ये जो डिसएग्रीमेंट है ये इसके साथ मतलब अलायंस भी चलेगा? तो ये सब सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हम आपसे ज्यादा गणित, ज्यादा केमिस्ट्री, चुनावी गणित और चुनावी केमिस्ट्री हमसे ज्यादा समझते क्योंकि वो प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग तो सिर्फ एनालिस्ट। तो उनको ज्यादा डार्क और स्टार्कली दिखाई दे रहा होगा। इसी वजह से एक तरफ आप पार्टीज के लिए रीच आउट कर रहे हो और दूसरे तरफ आप दावा कर रहे हो कि अगले साल तो मैं ही आऊंगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एंजाइटी होगी। आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है 2024 को लेकर? क्या आज की तारीख में विपक्ष नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या 2024 का चुनाव खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है? या ठीक है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, विपक्ष एक हो गया है, लेकिन जो कहते हैं ना अंत में तो बहुमत तो बीजेपी को ही मिलेगा, आएगा तो मोदी ही। ये कहा जाता था आएगा तो मोदी ही, मैंने सुना नहीं है ये बात, लेकिन खैर हो सकता है कि मैंने बहुत कम लोगों के बीच में हम लोग घूमते हैं और इन एनी केस मतलब ये एनेक्डोटल पत्रकारिता जो इसमें मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, खासतौर से आज के युग में, और ना ही सोशल मीडिया के आधार पर हम लोगों को कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन्स लेने की जरूरत है। लेकिन मेरे को जरूर ये लगता है कि ये चुनाव और राजनीति को फॉलो करते हुए, थोड़ा उसका पल्स चेक करते हुए, करीब 4 दशक होने को हो गए, 4 दशक के करीब मतलब देखते आ रहे हैं और एज रेगुलर वॉच रखते हुए तो कम से कम 84-85 से तो देख ही रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो या बेशक मतलब जब ड्यू है तभी हो और फर्दर डेवलपमेंट ना हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था 2019 में उसको मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। तो 3,303 से तो गिरेंगे, लेकिन किस हद तक गिरेंगे कहना बहुत मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना चाहिए भी नहीं। अगर आप किसी भी लेवल के मतलब अगर इंटेलिजेंट एनालिस्ट है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत सारे लास्ट मोमेंट के चीजों पे, वेरिएबल्स पे डिपेंड होता है। तो परेशानी तो है बीजेपी के पास, इसमें कोई शक नहीं है। ऑपोजिशन में ग्रेटर कमिटमेंट है, ऑपोजिशन में ये लगने लगा है कि मैं आज अगर नहीं खड़ा हूं तो वही है जो एंटी नाजी जो कैंपेनर थे पाब्लो नीमोलर, पैस्टर नीमोलर जो थे कि जो उन्होंने आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट, देन दे केम लुकिंग फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट,
I did not speak out because I was not a trade unionist. When they came for me, there was nobody left to speak for me. तो शायद सब लोगों को, ऑपोजिशन पार्टीज को यही लगता है। इसीलिए मार्च के महीने में जब सारे पार्टीज इकट्ठे होके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाले थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के टारगेटेड रेड्स के खिलाफ कि ये हमारी टारगेटेड रेडिंग हो रही है, तो वो एक कॉमन्स ढूंढने की कोशिश शुरू हुई थी कि हमारे डिफरेंसेस तो हैं, पता है, लेकिन हम किन चीजों पे हम एग्री करते हैं। तो वो पहला कदम था, वो पहला साइन था कि लिमिटेड कॉमन्स के बेसिस पे यूनिटी आ सकती है, हम लोग इसी पे बात कर सकते हैं। डाइवर्जेंसेस को छोड़ दें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करने की भी शायद कई जगह में, कुछ स्टेट्स में शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, खासतौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात अब आ गया है, तो उन सब स्टेट्स में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है कि अगर हम अभी नहीं एक्ट करें तो मोदी जी का 1000 साल वाला जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो मोदी जी ने एक तरह से इन लोगों को और डेस्परेट कर दिया 1000 साल, अगले 1000 साल की बात करके। तो सीरियसली मतलब हंस रहे हैं हम लोग, लेकिन ठीक है, मतलब कभी कभी मोदी जी के एक्सपेंस पे भी हम लोग भी हंस सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।